हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोग्रामिंग परसेप्शन। आई एम अमित कुमार एंड आप लोगों का स्वागत है हमारे क्वेरीज एंड डिमांड्स के सेकेंड एपिसोड में, जिसमें मैं आप लोगों के दो कमेंट्स को डील करने वाला हूं आज। ये दोनों ही कमेंट्स आप लोगों ने एक ही वीडियो में किया है। वो वीडियो जो अनाउंसमेंट ऑफ बुक पब्लिशिंग की वीडियो थी, जो मेरी बुक पब्लिश हुई थी, उसके अनाउंसमेंट की जो मैंने वीडियो दी थी, उसके अंदर आप लोगों ने ये दोनों कमेंट्स किए थे। पहला कमेंट एक्चुअली आउटपुट गिविंग क्वेश्चन है और दूसरे कमेंट में हम लोग को एक प्रोग्राम बनाना है। तो चलिए इन दोनों कमेंट्स को एक एक करके देखते हैं। अभी आपके स्क्रीन पर पहला कमेंट दिख रहा होगा। ये यूजर है कंचन और इन्होंने कमेंट किया है इस कोड को समझने के लिए कि इस कोड का मतलब क्या है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं। यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप के दो वेरिएबल है P और Q और दोनों में वैल्यू असाइन की गई है 20 और 19 डबल इन्वर्टेड कॉमास में, राइट। दैट मीन्स दोनों स्ट्रिंग के फॉर्म में है। और उसके बाद यहाँ पे अगले दो स्टेटमेंट में इंटीजर क्लास के थ्रू parseInt मेथड को कॉल किया गया। यहाँ पे मैं वापस बता दूं, इंटीजर क्लास एक रैपर क्लास है और रैपर क्लास का काम होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप को रेफरेंस डेटा टाइप में या रेफरेंस डेटा टाइप को वापस प्रिमिटिव डेटा टाइप में कन्वर्ट करने का, जिसको हम बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग कहते हैं। तो ये बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग काम करने के लिए इन रैपर क्लासेस का इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल यहाँ पर इस रैपर क्लास में, इंटीजर रैपर क्लास में parseInt और वैल्यू ऑफ नाम के दो मेथड है, दोनों स्टैटिक मेथड है, ठीक है। क्योंकि parseInt और वैल्यू ऑफ स्टैटिक मेथड है तो इनको डायरेक्टली कॉल किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं उन्होंने क्लास के नाम से डायरेक्टली कॉल किया है integer.parseInt और integer.valueof। ओके, अब इन दोनों में उन्होंने स्ट्रिंग वैल्यू पास किया। एक्चुअली parseInt और वैल्यू ऑफ दोनों ही स्ट्रिंग एक्सेप्ट करते हैं और उनको कॉरस्पॉन्डिंग इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं। तो यहां पर ये दोनों स्टेटमेंट कर क्या रहा है, जो P स्ट्रिंग वैल्यू है और जो Q स्ट्रिंग वैल्यू है, इन दोनों को इंटीजर में कन्वर्ट करके A और B में स्टोर कर रहा है। अब ये तब सक्सेसफुली इस काम को कर सकता है अगर वो स्ट्रिंग वैल्यू कंपैटिबल है। लाइक अभी देखिए ये कंपैटिबल है, 20 को आसानी से इंटीजर में कन्वर्ट किया जा सकता है, इंटीजर में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, 19 को भी इंटीजर में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मगर यही 20 और 19 अगर वर्ड फॉर्म में होते लाइक TWENTY और उस समय मैं इसको इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश करता तो डेफिनेटली यहां पर एक एक्सेप्शन आता। बट फिलहाल क्योंकि दोनों कंपैटिबल है तो A की वैल्यू हो जाएगी 20 एंड B की वैल्यू हो जाएगी 19। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि A और P सेम है तो नहीं, A इंटीजर है और P स्ट्रिंग। तो P में जो 20 है वो स्ट्रिंग के फॉर्म में है और A में जो 20 है वो इंटीजर के फॉर्म में है, यानी इसके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशंस किए जा सकते हैं। उसी तरह से B में 19 जो है वो इंटीजर के फॉर्म में है और Q में 19 जो है वो स्ट्रिंग के फॉर्म में है, यानी B के ऊपर भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन किए जा सकते हैं। अब इस A और B को यहाँ पर system.out.println के थ्रू प्रिंट किया गया है और इसके बीच में आप देख सकते हैं डबल कोट्स दिए गए हैं। तो डबल कोट्स की वजह से क्या होगा, A इस डबल कोट्स के साथ ऐड होगा, यानी A स्ट्रिंग के साथ ऐड होगा और फाइनल आंसर एक स्ट्रिंग हो जाएगा और उसके साथ B ऐड होगा। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट आएगा 2019 और 2019 आप कह सकते हो। ये 20 प्लस 19 नहीं करेगा, हालांकि A और B दोनों इंटीजर के फॉर्म में। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि A को B में ऐड नहीं किया गया और ना ही B को A में ऐड किया गया। इनफैक्ट A को एक स्ट्रिंग में ऐड किया गया जिसका रिजल्ट एक स्ट्रिंग होता है और फिर उस स्ट्रिंग को इंटीजर B में ऐड किया गया जिसका रिजल्ट भी स्ट्रिंग होता है। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट होगा 2019 और आई होप आपको ये प्रोग्राम का कोड समझ में आया होगा। जो दूसरा क्वेरी था आप लोगों का, जो दूसरा क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा था, जस्ट वेट अ सेकेंड। ओके, सो वो ये रहा। यूजर हैं राजीव शुक्ला जी और इनका क्वेश्चन है, सर जीसीडी वाला प्रोग्राम एक बार बताएं। जीसीडी यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, या आप इसको HCF भी कह सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, राइट। तो इस प्रोग्राम को अभी हम लोग बना रहे हैं। हम यूजर से 2 नंबर लेंगे और उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हम लोग यहां पर प्रोग्राम के थ्रू प्रिंट करेंगे। तो चलिए इस चीज को देखते हैं कि ये कैसे किया जा सकता है। तो इसके लिए पहले लॉजिक को समझते हैं। तो चलिए मान लेते हैं हमारे पास 2 नंबर है, N1 और N2, और वो नंबर है 64 और 12 और हमको इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर पता करना है। तो उसको हम मैथमेटिकली कैसे करते हैं? मैथमेटिकली 2 तरीके इस काम को करने के लिए, बट बेसिकली मैं यहां पर लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्रोच को अपना रहा हूं। लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या होता है, हम इन दोनों में सबसे पहले बड़े नंबर को फाइंड आउट करते हैं और वो बड़ा नंबर डिविडेंड बन जाता है। तो डिविडेंड में हम 64 स्टोर कर लेते हैं क्योंकि दोनों में 64 बड़ा है, और छोटा नंबर डिवाइजर बन जाता है तो 12 डिवाइजर हो जाएगा। अब क्योंकि 64 डिविडेंड है और 12 डिवाइजर है, आप 64 को 12 से डिवाइड करोगे और आप ये चेक करोगे कि रिमाइंडर 0 आता है कि नहीं। इन केस अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जो डिवाइजर है वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा।
मगर अगर रिमाइंडर 0 नहीं बचता तो क्या होता है। तो चलिए इस चीज को समझते हैं। क्वेश्चन देखते हैं क्या आ रहा है। क्वेश्चन है हमारा 64 डिवाइडेड बाई 12, 12 5 60, तो क्वेश्चन है 5 और रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 4। डेफिनेटली रिमाइंडर 0 नहीं है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, ठीक है, फर्स्ट स्टेप। डेफिनेटली रिमाइंडर 0 नहीं है, और क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं है हमको अभी तक डिवाइजर नहीं मिला। ऐसे केस में जब हमको डिवाइजर नहीं मिलता है तब हम क्या करते हैं, तब हमारा जो हमने अभी डिवीजन किया है, इस डिवीजन में हम देखते हैं कि हमारा डिवाइजर क्या है और हमारा रिमाइंडर क्या है, क्योंकि हमको इन्हीं दोनों से मतलब है। जो हमारा अभी रिमाइंडर आया है वो नेक्स्ट डिवीजन का डिवाइजर हो जाएगा, और जो डिवाइजर आया है वो नेक्स्ट डिवीजन का डिविडेंड हो जाएगा। तो मैं अगर सेकंड स्टेप की बात करूं, इसमें जो सेकंड स्टेप हम लोग करेंगे, सेकंड स्टेप में डिविडेंड हो जाएगा हमारे करंट जो अभी हमने डिवीजन किया था, राइट, इसका डिवाइजर, और इसका डिवाइजर हो जाएगा जो रिमाइंडर आया था वो। तो रिमाइंडर हमारा क्या था 4, और हम फिर से डिवीजन करेंगे। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा 4 3 12 3, एंड रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा हमारा 0। फाइनली हमको एक 0 रिमाइंडर मिल गया। जैसे ही हमको 0 रिमाइंडर मिल गया तो हमारा जो डिवाइजर है वही हमारा HCF हो जाएगा, तो या फिर GCD हो जाएगा। तो फाइनली हमको 64 और 12 का GCD मिल गया, डेट इज 4। बट मान लेते हैं कि रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं आता, तो हम क्या करते, तब नेक्स्ट डिवीजन करते, और नेक्स्ट डिवीजन के केस में 4 हमारा बन जाता डिविडेंड, और जो भी रिमाइंडर इस बार बचता वो रिमाइंडर बन जाता डिवाइजर। पर क्योंकि रिमाइंडर 0 बचा तो डेफिनेटली जो डिवाइजर है वही हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अब इसी चीज को प्रोग्रामिंग से करते हैं हम लोग। तो डेफिनेटली हमको यूजर से पहले 2 नंबर लेने हैं। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले आप लोग का प्रोजेक्ट ओपन कर लिया जाए, राइट, सॉरी फॉर दिस, ब्लूजे फॉर 10th। हालांकि ब्लूजे फॉर 10th में मुझे नहीं बनाना चाहिए, बट लेट इट बी, ब्लूजे फॉर 10th में हम लोग क्रिएट करते हैं क्योंकि क्वेरी लगभग उसी से रिलेटेड है। तो इसको मैं GCD नाम दे रहा हूँ, ओके। एंड इस प्रोग्राम के अंदर हमको यूजर से 2 वैल्यूज एक्सेप्ट करनी है, तो डेफिनेटली मुझे स्कैनर क्लास का इस्तेमाल करना पड़ेगा यहाँ पर, ओके। सो मैं इसको एक एप्लीकेशन प्रोग्राम बना रहा हूँ, फाइन। एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाने के लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स। अब इस केस में मुझे यूजर से 2 वैल्यू लेनी है, तो मैं स्कैनर को डिक्लेयर कर दे रहा हूं। मैंने आपको बताया था अगर आप पूरा नाम लिख रहे हैं किसी भी क्लास का पाथ के साथ तो आपको इंपोर्ट कराने की जरूरत नहीं है। अब क्योंकि स्कैनर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, अब हम यूजर से 2 नंबर लिख सकते हैं। सो मैं यूजर को यहां पे बोल रहा हूं एंटर 2 नंबर्स, एंड ये दोनों नंबर मैं एक्सेप्ट कर ले रहा हूं N1 और N2 में, फाइन। तो मेरे पास 2 नंबर आ गए N1 और N2, राइट। अब हमको डिविडेंड, डिवाइजर और रिमाइंडर से मतलब है, डिविडेंड, डिवाइजर और रिमाइंडर। तो मैं काम कर रहा हूं, रिमाइंडर नाम से एक मैं क्रिएट कर दे रहा हूं वेरिएबल, और इसमें वैल्यू डाल दे रहा हूं -1, 0 नहीं डाल रहा। क्वोशिएंट, सॉरी, डिविडेंड नाम से भी एक वेरिएबल क्रिएट करना है, तो मैं यहीं पे, चलिए अगली लाइन में कर देते हैं क्योंकि वहां पे हम मैथमेटिकल मेथड कॉल करेंगे math.max, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि N1 और N2 में बड़ा कौन सा है। तो डेफिनेटली जो बड़ा होगा वही डिविडेंड होगा, एंड उसी तरह से जो छोटा होगा वो डिवाइजर होगा। तो मैं इसको मिन मेथड कॉल कर ले रहा हूँ, और दोनों का जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो मैं डिवाइजर नाम के वेरिएबल में स्टोर कर ले रहा हूँ। फाइन, डिविडेंड और डिवाइजर मेरे पास मिल गया है। अब मैं फॉर लूप को स्टार्ट कर सकता हूँ, राइट। ये आप व्हाइल लूप से भी कर सकते हो या आप फॉर लूप से भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू, ओके। सो लेट्स सी, यहां पर हम कंडीशन दे रहे हैं रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो रिमाइंडर अगर 0 नहीं है तो ये लूप चलेगा डेफिनेटली। इससे मैंने -1 इनिशियलाइज किया था ताकि रिमाइंडर 0 ना हो और ये लूप चले। अगर आप यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं करते हो तो आप जान रहे हो कि आप फॉर में भी इनिशियलाइज कर सकते हो -1, डेफिनेटली ये लूप चलेगा। और हर बार मैं इसमें रिमाइंडर में क्या वैल्यू डालूंगा वो चीज मैं लूप के अंदर करूंगा। तो मैं यहाँ पे अपडेट नहीं करने वाला, अपडेट मैं लूप के अंदर करूंगा। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ सेमीकोलन लगा के छोड़ दिया, दैट मीन्स कि अपडेशन बाद में होगा।
अब मुझे यहाँ पे करना क्या है, मुझे रिमाइंडर में वैल्यू डालनी है। कैसे? मैं डिविडेंड को डिवाइजर से, डिविडेंड मॉड डिवाइजर, ओके, डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड कर रहा हूं डेफिनेटली, एंड उसके बाद ये कंडीशन चेक होगी। अब डिविडेंड को डिवाइजर से करने के बाद नेक्स्ट ऑपरेशन में, राइट, नेक्स्ट ऑपरेशन में हमको करना क्या है? नेक्स्ट ऑपरेशन में हमको डिविडेंड और डिवाइजर को चेंज करना है अगर रिमाइंडर 0 नहीं होता है तो, राइट। तो इसीलिए मैं सबसे ज्यादा प्रेफर करता हूं जीसीडी वाले क्वेश्चन को करने के लिए कि आप इनफाइनाइट लूप बनाओ, राइट। अब आप बोलोगे सर आप इनफाइनाइट लूप क्यों बना रहे हो? मैं इनफाइनाइट लूप इसीलिए बना रहा हूं ताकि मुझे यहां पर कोई भी कंडीशन ना देनी पड़े। तो मैं इस लूप को कैसे स्टॉप करूंगा? मैं ब्रेक से स्टॉप करूंगा, तो ये लूप वैसे इनफाइनाइटली चलता रहेगा, ओके। अब मैं यहां पे चेक करूंगा कि अगर रिमाइंडर 0 हो गया, ओके, रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0, तो मैं डेफिनेटली लूप को ब्रेक कर दूंगा। मगर रिमाइंडर अगर 0 नहीं हुआ है तो मैं थोड़े से चेंजेस यहां पे करूंगा। मैं चेंजेस क्या करूंगा कि मेरा जो अभी करंट डिवाइजर था वो बन जाएगा नेक्स्ट डिविडेंड। सो डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर, ठीक है। तो मेरा करंट डिवाइजर था वो नेक्स्ट के लिए डिविडेंड बन गया, और जो मेरा रिमाइंडर था वो बन जाएगा अब डिवाइजर, ओके। सो फॉर एग्जांपल मैं अगर 64 और 12 की बात करूं तो डिविडेंड 64 था, डिवाइजर 12, डिवाइड हुआ, रिमाइंडर 0 नहीं था, लूप ब्रेक नहीं करेगा, और अब डिविडेंड बन जाएगा जो कि डिवाइजर था यानी 12, और रिमाइंडर था हमारा 4, तो वो बन जाएगा नेक्स्ट टाइम का डिवाइजर। जब ये लूप खत्म होगा, लूप कब खत्म होगा? जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा, राइट। सो उस समय जो आपका डिवाइजर होगा वही आपका HCF होगा। सो लेट्स सी, या GCD होगा। सो GCD ऑफ N1 एंड N2 इज इक्वल्स टू आपका रिमाइंडर, सॉरी आपका डिवाइजर। अब इस प्रोग्राम को रन कराते हैं, और पहले तो वो दो वैल्यू जिस पे हमने टेस्ट किया था यानी 64 और 12 उनको एंटर करते हैं। तो 64 एंड 12, एंड आप देख सकते हैं 64 और 12 का GCD 4 आया है। अब कुछ और नंबर पे इसको ट्राई करते हैं, रैंडम नंबर्स पे, लाइक सपोज 32 एंड 84, ओके, 32 और 84 का भी 4 है। तो मैं चलिए कुछ और नंबर लेता हूँ, लाइक सपोज 63 and 28, okay, 63 and 28 का GCD आया 7। So like this आप इस प्रोग्राम से GCD फाइंड आउट कर सकते हो। लॉन्ग डिवीजन अप्रोच है, एंड आई होप आपको ये समझ में आया होगा आप सभी लोगों को, और खासतौर पे उनको जिन्होंने, राजीव शुक्ला जी जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था। आई डोंट नो राजीव शुक्ला जी यूजर नेम है या एक्चुअली स्टूडेंट का ही नाम है, पर जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा था आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। सबसे पहले आप 2 नंबर एक्सेप्ट करेंगे, फिर आप उसमें से बड़े नंबर को डिविडेंड बनाने के, छोटे नंबर को डिवाइजर बना देंगे। और मैं यहाँ पे सिंपली एक इनफाइनाइट लूप चला रहा हूँ। सिंपल लॉजिक है, आप चाहे तो कंडीशन और वैल्यूज दे सकते हो, बट लॉजिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो सबसे सिंपली एक इनफाइनाइट लूप चलाइए, उसके बाद आप रिमाइंडर फाइंड आउट कीजिए। कैसे? डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर स्टोर कर लीजिए। अगर रिमाइंडर 0 हो जा रहा है तो आप ब्रेक कर दीजिए। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो आप डिविडेंड और डिवाइजर दोनों चेंज करेंगे। और वो कैसे? करंट डिवीजन का डिवाइजर नेक्स्ट डिवीजन का डिविडेंड हो जाएगा, और करंट डिवीजन का रिमाइंडर नेक्स्ट डिवीजन का डिवाइजर हो जाएगा। दैट्स इट। अभी मैंने आपको लॉजिकली भी इस चीज को बताया। जब ये लूप टर्मिनेट होगा, मान लीजिए 2 ऐसे नंबर जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो HCF 1 आता है, राइट। तो डेफिनेटली 1 से आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ ही जाएगा, तो उस केस में आपका डिवाइजर होगा 1। सो ये लूप कंप्लीटली काम करेगा। अगर इसके बाद आप LCM फाइंड आउट करना चाहते हैं तो LCM भी बहुत आसानी के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। आप दोनों नंबर को प्रोडक्ट कर दीजिए और GCD से डिवाइड कर दीजिए, आपको आपका LCM मिल जाएगा, क्योंकि LCM into GCD is equals to product of 2 numbers। सो खैर ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है, बट मैं अगर आपको LCM के बारे में भी जानना हो तो एक और तरीके से उसको सॉल्व करूंगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। इतने ही डाउट्स थे जिनको हम 2 डाउट्स जैसा कि मैंने कहा था आज हम डिस्कस करेंगे, तो इतने ही डाउट्स थे जिनको आज हमने डिस्कस किया है। और अब आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है भाई कि वीडियोस देखते हो आप लोग और आपको वीडियोस पसंद आती है तो आप उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। वीडियो कैसी लगती है इसके बारे में कमेंट जरूर कीजिए। और यार अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कब सब्सक्राइब करोगे यार? सब्सक्राइब करो, वहां पे सब्सक्राइब बटन है, उसको सब्सक्राइब पे क्लिक करो, बेल आइकन पे क्लिक करो, तभी आप तक नोटिफिकेशन समय से पहुंचेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो ट्यूटोरियल में बस इतना ही। होप टू मीट यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी प्रोग्रामिंग।